हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं 10वीं कक्षा का क्लास 10 का मैथ्स। उसका पहला टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसे कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। देखिए, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम लोग सभी प्रकार के नंबरों को देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या ऐसे संख्याओं को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो साधारणतया हम काउंट करते हैं, जो काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग, जैसे प्रकृति ने हमें दिया है काउंट करने के लिए, हम लोग 1 2 3 4 काउंट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स सामान्यतः जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, ऐसे करते 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 अनंत तक अगर हम गिनेंगे तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। उसी प्रकार प्राकृतिक संख्या के बाद होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। हम काउंटिंग संख्या में, प्राकृतिक संख्या में पूर्ण करने के लिए पूर्ण संख्या, एक जीरो अगर लगा दे, पूर्ण संख्या, जिसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो लगा दे, जीरो से जो शुरू होता है, ध्यान देना है कि होल नंबर, होल होल मतलब सर्कल, होल, जीरो शुरू हो, 0 1 2 3 4, ऐसे करते करते अगर हम इन्फिनिटी तक नंबर लिख दे तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। तो देखिए भाई, वास्तविक संख्या के अंदर में ही प्राकृतिक संख्या आता है, उसी के अंदर में पूर्ण संख्या आता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो तीसरी कैटेगरी की नंबर भाज्य संख्याएं। भाज्य, भाज्य संख्या किसे कहेंगे भाई? जो ऐसी संख्याएं जो 2 से ज्यादा जिसका गुणनखंड हो जाए। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? भाज्य संख्या को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको समझना है। भाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहेंगे जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। लिख लीजिए, इस बात को, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से रखिए, ये बहुत काम का बात है। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड, गुणनखंड हो, जैसे कि 4। ठीक है, देखिए गुणनखंड किसे कहते हैं? फैक्टर को। फैक्टर, फैक्टर को भी समझना बहुत जरूरी है। फैक्टर किसे कहते हैं? जो किसी संख्या को भाग दे दे। ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या को भाग दे दे, जैसे 4, 4 1 से चला जाता है, 1 से भाग चला जाएगा तो 1 4 का फैक्टर है। उसी प्रकार 2, 2 से 4 भाग चला जाएगा तो 2 4 का फैक्टर है। उसी प्रकार 4, 4 खुद 4 से चला जाएगा तो 4 भी 4 का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं जी। इसके बाद हम देखते हैं तो एक संख्या है जिसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, अभाज्य देखिए नाम से ही पता चल रहा है, भाज्य मतलब जो भाग चला जाए, अभाज्य मतलब जिसमें भाग ना जाए। मतलब ऐसी संख्या, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई इर रैशनल नंबर, सॉरी, प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण नंबर है। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे भाई? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को बोलेंगे जिसके केवल, ओनली, केवल, ये बात हमेशा याद रखना है, केवल ओनली दो ही फैक्टर्स हो, दो ही फैक्टर्स हो, मतलब केवल दो ही गुणनखंड हो। एक तो वह खुद एक के पहाड़े में आता हो, या वो खुद के पहाड़े में आता हो, या तो वो खुद के पहाड़े में आता हो, या तो एक से कट जाता हो, या तो वो खुद से कट जाता हो। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे दो, दो एक ऐसा संख्या है जो एक से कट जाए, एक के टेबल में आए, और यह दो के टेबल में भी आए, बस, और ये किसी से नहीं कटता हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, और जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर में ही आती है। चलो इसके आगे हम लोग और आगे देखते हैं। दोस्तों अगली संख्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय, दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, एक एक पॉइंट आप लोगों को बता दिया जाएगा, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रैशनल, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को बोलते हैं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहां पे q का मान शून्य ना हो। ऐसी हर संख्या को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 3/4, 3/4, जैसे 5 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे एक छपा है, समझ लीजिए आप, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। इसी तरह कोई सी भी संख्या लिख दे, 4/5, 9/11, ये सारी संख्याएं क्या है बेटा? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल को अगर देखें उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखें, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे? इरैशनल नंबर को, इरैशनल नंबर्स को। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर में ही आती है। तो परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर सबको मिला देंगे तो सबसे बड़ा सेट बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सके, जिसे फ्रैक्शन में डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। जैसे √2, √3, पाई, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं जिसको हम कभी भी फ्रैक्शन p बाई क्यू के वैल्यू के हिसाब से नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, सभी को अगर मिला दिया जाए तो सभी की सभी संख्याओं को रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स आप समझ लो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो 0 है, इधर जड़ेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, इधर चलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होगा, +1, 2, 3, 4, ऐसा चलते चलते हम इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे। उसी प्रकार इधर भी -1, -2, ऐसा करते करते हम लोग इधर -इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। तो इस नंबर लाइन में जितने भी प्रकार के नंबर्स को, चाहे तो 1 से लेके नेचुरल नंबर ले, चाहे तो 0 से लेके होल नंबर ले, चाहे तो कोई सा भी रूट ले, जैसे √2 हो गया, रैशनल नंबर ले, इरैशनल नंबर ले, ये सारे संख्याओं को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम लोग वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स के बारे में इतना जानना जरूरी है। अब हम लोग मुख्य कॉन्सेप्ट में आएंगे 10वीं कक्षा के वास्तविक संख्याओं में। इसमें आपको सबसे पहले
इतनी जानकारियों के बाद आपको जो पढ़ना है वो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड ने डिविजिबिलिटी पे एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि कोई सभी पॉजिटिव इंटीजर को यदि हम लेट से मान के चले ए, यदि हम उसको किसी अन्य पॉजिटिव इंटीजर, किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर मतलब किसी एक पॉजिटिव पूर्णांक को दूसरे पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक लेट से बी से अगर हम भाग कर दें, तो भाग करने पर जो आर शेषफल आएगा, आर रिमाइंडर आएगा, आर रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, और जो आर होगा वो बी से छोटा होगा। ठीक है जी भाई, देखिए इसको और ध्यान समझते हैं। लेट से अगर हम किसी भी संख्या मान के चलते हैं 7, ठीक है, 7 को अगर हम भाग कर दे 3 से, ठीक है, तो ये 2 बार में चला जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 7 है, इसको ढंग से समझने के लिए 3 से अगर हम विभाजित करते हैं इसको, तो 2 बार में कटेगा ये, और 3 दूना 6 होगा, और एक शेष बचेगा। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, ये जो संख्या जिसको हमने काटा है 7, जिसको यहाँ पे हम ए मान रहे हैं, ए, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, और हिंदी में बोलते हैं भाज्य, भाज्य डिविडेंड। उस प्रकार जिस चीज से हम काट रहे हैं, जो यहाँ पे बी है और यहाँ पे जो 3 है, जो यहाँ पे बी है, उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक, भाजक। उसी प्रकार जो यहाँ पे शेष बच रहा है आर, जिसको जो यहाँ जैसे यहाँ पे 1 बच रहा है, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। हिंदी में बोलते हैं शेषफल। उसी प्रकार जो कट के हमारा उत्तर आ रहा है, जिसे हम उत्तर कहते हैं, जैसे यहाँ पे जो 2 है, उसे हम लोग बोलते हैं क्यू से डिनोट करते हैं, और उसे बोलते हैं क्वोशेंट। क्वोशेंट इंग्लिश में, और हिंदी में इसे बोलते हैं भागफल। तो यूक्लिड साहब ने क्या बताया, यूक्लिड साहब ने बताया कि जो डिवाइजर है यहाँ पे, और जो डिविडेंड है, जो रिमाइंडर है, और जो क्वोशेंट है, उसके बीच का क्या रिलेशन है। उसके बीच का ये रिलेशन है कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। क्या रिलेशन है, जो डिविडेंड होगा वो हमेशा डिवाइजर और क्वोशेंट का गुणक प्लस रिमाइंडर होगा, जहां पे जो रिमाइंडर है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, परंतु बी से छोटा होगा। इसको बोलेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए 10वीं कक्षा में इसका जो महत्व है वो HCF महत्तम समवर्तक निकालने के लिए है। ऐसे तो इसकी बहुत उपयोगी है, लेकिन हम लोगों को सीधा सीधा इसका HCF में रोल देख लेना है। देखिए इसको हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। जो हम लोगों ने अभी भाग करके यहाँ पे देखा है, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे ए 7 है, 7 बराबर होगा बी गुना क्यू के, बी जिससे हम भाग करते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, 3
गुना 2, 3 गुना 2 प्लस रिमाइंडर 1, मतलब 3 दूना 6 प्लस 1, ये फिर से कितना हो गया 7। LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इसका जो हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन को, एल्गोरिदम को देखेंगे। इसका एल्गोरिदम क्या होता है, एक सेट पैटर्न होता है। इसके एल्गोरिदम को, इसी को अगर हम लोग बार बार करते जाएंगे तो एक एल्गोरिदम सेट हो जाएगा। ठीक है जी, वेल स्टेप्स डिफाइंड होंगे, उसको हम लोग HCF, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक देख रहे हैं टॉपिक हम लोग, HCF और LCM, जिसमें HCF में हम लोग यूक्लिड मेथड के हिसाब से आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसके महत्तम समापवर्तक को देखेंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछता है जी, प्रश्न पूछता है कि प्राप्त कीजिए, फाइंड कीजिए, मालूम कीजिए, फाइंड HCF। HCF भी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। HCF को हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, या मासा बोले शॉर्टकट में, मासा। किसका निकालना है हमें, 45 का और एंड 30 का निकालना है, बाय द यूजिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके थ्रू निकालना है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो संख्याएं हैं यहाँ पे, एक 45 है और एक 30 है। हम लोग एक संख्या जो छोटी होगी 30 से हम लोग भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे, 45 में। ठीक है भाई, एक बार हमने भाग किया, 30 एका 30, एक बार में जाएगा, 30 से कटेगा ये, और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 15। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम लोग पिछले वाले का डिवाइजर बना लेंगे। ठीक है जी भाई, 15 को फिर हम लोग इस 30 को यहाँ से यहाँ उतारेंगे, और जो पिछला जो डिवाइजर होगा उसको हम लोग डिविडेंड बना लेंगे। अब ये काटेंगे, 15 दूनी 30, और जब तक काटते जाएंगे जब तक ये शून्य ना आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ये बार बार डिवीजन करते जाएंगे, और जो यहाँ पे लास्ट डिवाइजर होगा वही कहलाएगा HCF। तो यहाँ पे लास्ट डिवाइजर क्या है, 15 है, तो इसका HCF हो गया 15। बात समझ गए आप, HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे, बट अभी यूक्लिड मेथड से देखते हैं। इसके आगे एक और सवाल देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट से इसे थोड़ा बड़ा सवाल देखते हैं। देखिए ये प्रश्न 1 था, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। देखिए हम लोग देखते हैं 612 और 1314 का HCF यूक्लिड मेथड से। देखिए 612 लिखा हम लोगों ने बार, फिर यहाँ लिखा 1314। अब हम इसे भाग देंगे, 612 देखिए कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 612 का हो जाएगा 1224, और यहाँ पे 1314 है तो 3 बार में जा नहीं पाएगा, 2 बार में जाएगा, ये लिख दिया हम लोगों ने 1224। अब ये घटाएंगे हम लोग इसमें से, तो 4 में 4 जाएगा 0 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 90। अब जो यहाँ पे शेष आया है उसको अगले भाग का डिवाइजर बना देंगे, और जो पिछला डिवाइजर था उसको यहाँ डिविडेंड बना देंगे। तो 90 को अब क्या करेंगे, उतार देंगे 612 यहाँ पे, और 612 को भाग कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर हम 612 को 90 से गुना भाग करेंगे तो 9 छक 54, 9 से 63, 6 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, 9 छक 54, 540 होगा, 540। तो 612 में से 540 अगर हम घटा देंगे, 2 72 बचेगा। फिर इसको डिवाइजर बना देंगे, और जो पिछला डिवाइजर था उसको यहाँ पे डिविडेंड बना देंगे, 90 अंदर लिख देंगे। 72 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा, 72 होगा, और फिर यहाँ पे बचेगा 18। फिर वैसा ही करेंगे, 72 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है भाई, 72 से काटेंगे इसको तो 18 का 18 चौके 18 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा 72, 72। अब ये पूर्ण तरह कट गया, तो जो यहाँ पे
लास्ट डिवाइजर था वही आपका HCF होगा। और इस सम का HCF कितना होगा मेरे बच्चे? इस सम का HCF होगा 18। ये यूक्लिड मेथड, डिवीजन मेथड से ये आपको कभी भी पूछेगा इस तरह का HCF बनाने को, तो आप आराम से कर देंगे। चलो, हम लोगों ने अभी 2 संख्याओं का देखा है HCF। अब हम आगे 3 संख्याओं का देखेंगे कि हम इसे कैसे कर पाएंगे। 3 संख्याओं का लेट से मान के चलो, अगर दे हमें 3 संख्या दे, आपको प्रश्न बोले, सवाल नंबर 3 प्रश्न बोले कि आपको HCF मालूम करना है। फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक किसका मालूम करना है? 180, 252, 324। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले किसी 2 संख्या को ले लेते हैं। चलो, हमने 180 को ले लिया, 180 से भाग कर दिया हमने किसे? 252 को। 252 को तो 180 से एक बार में चला जाएगा ये, 180 से 180 जाएगा, 252 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 2 2 और ये 7, 72, 72। 72 को अब फिर से हम 72 से भाग करेंगे किसको? 180 को। जो तो हम कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 72 दूना 144, उससे ज्यादा बार में नहीं कटेगा। 144 2 बार में कट गया, तो 180 में से 144 अगर घटाएंगे तो बचेगा 36, 36। अब 36 से भाग देंगे 72 को, तो 72 2 बार में कट जाएगा। 36 दूना 72, ये कट गया। अब देखिए, हमने 180 और 225 से जो प्राप्त किया वो हमने प्राप्त किया 36। ठीक है जी दोस्त, 36। अब क्या करेंगे हम? ये जो तीसरी संख्या है, जो तीसरी संख्या है वो क्या है? 324। ये तीसरी संख्या, अब यहाँ पे 36 से भाग कर देंगे 324 को। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान देना है। अगर 3 संख्या हो तो पहले 2 संख्याओं का करेंगे, और 2 संख्याओं का करने के बाद जो उसका उत्तर आएगा, जो आपका लास्ट में उसका डिवाइजर आएगा, उस डिवाइजर से तीसरी संख्या को फिर से डिवाइड करेंगे। अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितने बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, 36 को अगर हम 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो अगर 9 टाइम्स में पढ़ेंगे हम लोग 36 को 9 टाइम्स, 36 9 या 36 9 या 324, ये पूर्णतः कट गया। अब क्या हमारा बचा बेटा? 36। तो इस प्रश्न का उत्तर, मतलब इसका HCF आएगा 36। इसी प्रकार अगर मान के चलो हमें और देखना है, एक प्रश्न और देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है वो भी। अभी फिर बाद में हम लोग डिटेल में और भी बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे। आज जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सवाल में 10वीं कक्षा में, 10 साल का, सब सारे सवालों को करेंगे, और जिसके आने की संभावना उन सारे सवालों को करेंगे। लेकिन कुछ सवाल हम लोग टॉपिक को पढ़ते पढ़ते के दौरान ही कर लेते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर आपको पूछे ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए 4th सवाल क्या पूछे? फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, विच ऑन डिवाइडिंग, जिसको भाग करने पे, विच ऑन डिवाइडिंग, किसको डिवाइड करने पे? 2 संख्या दी हुई है, आपको आगे भी इसी रहेगी, 1659 एंड और 2036, ये 2 संख्या दिया हुआ है। पूछ रहा है आपसे कि बड़ा से बड़ा संख्या बताओ जो 1659 और 2036 को यदि भाग कर दे तो लीव्स रिमाइंडर। प्रश्न को समझना सबसे जरूरी है जीवन में। सबसे पहले प्रश्न समझेंगे तो ही उत्तर समझ पाएंगे। लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 4, तो वह शेषफल देता है 8 और 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली, देखिए बहुत आसान सवाल है, बात को समझना है।
फिर से समझिए, हमें क्या बोल रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जो 1659 और 2036 को डिवाइड कर दे, बट वो एक कंडीशन रख दिया है। ये कंडीशन क्या है, इसमें रिमाइंडर आ जाए, 8 रिमाइंडर आ जाए और 4 रिमाइंडर आ जाए। अब एक बात बताइए, जब रिमाइंडर को अगर हम यहां से हटा दें, ठीक है जी भाई, हम लोग फैक्टर देख रहे हैं, फैक्टराइज करेंगे इसको, तो हम रिमाइंडर को सबसे पहले हटा देते हैं। 1659 में से 8 को हम घटा दिए, तो ये क्या बन गया बेटा, 1651, 1651। उसी प्रकार अगर हम 2036 में से 4 घटा दिए तो क्या बच गया, 2032। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आता था अगर हम उसको घटा देंगे, और अब हम अगर इस दोनों संख्याओं का HCF देख लेंगे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं हम लोग बहुत आसानी से यूक्लिड मेथड से। 1651 में हम भाग कर देंगे किसको, 2032 को, ये एक बार में चला जाएगा, तो हमारा 1651 से एक बार में जाएगा, तो हमारा 1651 माइनस करेंगे, 1602 में से एक जाएगा, एक बचेगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 381। अब जो हमारा शेष आया है उसे अगले का अगले का अगले का जो हमारा शेष आया है उससे अगले का डिवाइजर, और पिछला वाला डिवाइजर को डिवाइडेड ले लेंगे। 381 को अगर 1651 में भाग करेंगे तो ये बिल्कुल आराम से 4 बार में चला जाएगा। 4 बार में 381 चौके 1524 मिलेगा, 1524। ठीक है जी, देख लीजिए बात, आप लोग भी देख लीजिए आराम से करके, 1524 मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें 127 मिलेगा, 127। ठीक है दोस्तों, 127 अब हो जाएगा डिवाइजर, 381 को उतारेंगे, 381 को उतारेंगे, 127 से चला जाएगा ये बिल्कुल 3 बार में, पूर्णतः 127 दिया 381, ये कट गया, तो क्या बचा दोस्तों, 127, 127, 127 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। और यही वो ग्रेटेस्ट नंबर है 127, जो अगर 1659 और 2036 को भाग देगा तो 8 और 4 शेष बचाएगा। आप बात समझ गए, हमने शुरू में ही शेष को हटा के उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक धन्यवाद। इसके आगे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे, गुणनखंड की विधि, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, उसके थ्रू देखेंगे कि HCF LCM कैसे निकालते हैं। आप हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपको हम लोग सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा देंगे, और जितने भी सवाल आज तक आए हुए हैं सभी बोर्डों में उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद। बच्चों देखो, हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। देखिए क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अरिथमेटिक क्या होता है इसको समझते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत परिमेय। अंक गणित की कितना महत्वपूर्ण है, आधारभूत, नाम समझ लीजिए, अंक गणित। अंक गणित जिसमें अंकों का खेल है ना, अंक गणित में क्या, अंकों का खेल। अंक गणित की आधारभूत परिमेय, आधारभूत परिमेय, आधारभूत परिमेय, परिमेय, परिमेय। ठीक है, इसको याद रखने का
ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। देखिए ये थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई सा भी भाज्य संख्या हो, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या कैसा भी हो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा जो इसका गुणनखंड गुणनखंड होगा वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बोले आप तो सर क्या बता दिए, समझ नहीं आया। देखो बेटा बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लेट से कोई एक भाज्य संख्या है, देखो मान के चलो कोई एक भाज्य संख्या है, मान के चलो 90 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक अगर भाज्य संख्या है तो उसको हम लोग गुणनखंडित कर सकते हैं, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए बेटा इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। लेट से मान के चलिए कोई भी प्राइम नंबर से हम इसको ब्रेक करते हैं, पहले प्राइम नंबर से ब्रेक करेंगे। 2 है तो 2 से इसको काटेंगे तो दो दो चौके 8 होगा और 2 पचे 45 होगा, ठीक है। फिर अभी इसको हम 3 से फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, 3 पचे 15 होगा। फिर देखो अगर हम इसको फिर 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 होगा। तो मतलब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 90 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अब एक बात बताइए, अभाज्य संख्या है ना ये दो, ये 3 भी अभाज्य संख्या है और ये 5 भी अभाज्य संख्या है। इसको हम पावर, और ये 90 कैसा है, भाज्य संख्या है। 90 कैसा है बेटा, ये भाज्य संख्या है 90, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा, इसको मिटा लो फिर से लिख लो। ये बेटा 90 कैसा है, ये एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है बेटा, रुक जाओ, ये एक भाज्य भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और ये क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है, 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 ठीक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत परिमेय बोलती है कि हम एक भाज्य संख्या के को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बोलता है कि इसको, अब एक बात बताओ मुझको, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या इस वाले से ये फर्क में है क्या, नहीं कोई फर्क नहीं है। हम आगे लिखे पीछे लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसमें आगे पीछे लिखने से कोई भी फर्क नहीं होता है, क्रम का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बात समझ गए, ठीक है। तो परिमेय क्या बोलता है फिर समझ लीजिए कि प्रत्येक भाज्य, प्रत्येक भाज्य, प्रत्येक भाज्य, कोई सा भी भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है, को अभाज्य, को को अभाज्य गुणनखंड, भाज्य अभाज्य, देखिए रुक जाइए, तो अभाज्य भाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड में हम लिख सकते हैं, जिसमें उसमें क्या होगा बेटा, उसमें गुणनखंडों, गुणनखंडों के क्रम, मतलब सीक्वेंस को, क्रम को छोड़ते हुए मतलब क्रम का कोई महत्व नहीं है, छोड़ते हुए अद्वितीय, अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग हम लोग HCF LCM में करते हैं। देखिए मान के चलो हमें अगर देता है कि कोई सी संख्या है 6 और 20, ठीक है। एक पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर इसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार पूछता है उसको भी देखेंगे। संख्या है मान के चलो 6 है और संख्या है 20, 6 और 20 ये संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से
अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। ज्ञात करें 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करें। बहुत सरल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को फैक्टराइज कर देंगे। 6 को फैक्टराइज कर देंगे तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 तिया 6 ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है। अच्छा 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 10 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर अगर उसको देखो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इधर देख लीजिए, ऐसा कर दिए तो ये हो जाएगा 2 गुना 5। ठीक है, आपने कर दिया। अब देखिए ये बात हमेशा याद रखना है कि HCF में क्या करना है, जो हमारा गुणनखंड है उसका कॉमन लेना है। HCF का क्या मतलब है, C मतलब कॉमन, ठीक है, H मतलब हाईएस्ट, F मतलब फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें कॉमन लेना है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 का पावर 1 है और 3 का पावर 1 है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। अब एक बात बताइए कि इसमें अगर हमें इसका HCF लेना है तो इसका जो पावर है मैक्सिमम पावर है उसको दोनों कॉमन है जो, और मिनिमम पावर है कैसा, मिनिमम छोटा घात को लेना है, सबसे छोटा घात को लेना है कॉमन में। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है बेटा, 2 है और यहाँ भी 2 है। छोटा घात क्या है इसका, 1 है। मतलब एक बार बताओ, संख्या जो है उसका छोटा घात का गुणनफल ले लेना है। ठीक है, तो इसमें कॉमन तो बस 2 है और तो कुछ है नहीं, तो हमको 2 ले लेना है। HCF क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें हमको क्या करना है, सबको गुणनखंड कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। बिल्कुल सही बात है। फिर क्या करना है हमको, जिसमें छोटा घात होगा उसको ले लेना है। ठीक है, क्लियर है। छोटा घात का गुणनफल ही HCF कहलाएगा। अच्छा LCM कैसा करने का, LCM कैसा करने का, इसमें क्या लेना है बेटा, याद रखना है कॉमन लेना है। HCF में कॉमन लेना है और कैसा लेना है, छोटा स्मॉल घात, छोटा घात लेना है। अच्छा LCM में क्या करना है, LCM में अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ा घात को लेना है, उसका गुणनफल। ठीक है, क्या करना है उसमें सबसे बड़ा घात, और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना है और उसके सारे बड़े घात को ले लेना है। अब देखो बेटा क्या करना है LCM में, अब दो दो तो कॉमन है, कॉमन वाला पहले देखना है। अब कॉमन वाला में सबसे बड़ा क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर ले लिए। अच्छा ऊपर वाले में 6 में देखेंगे गुणनखंड में तो 3 बच रहा है तो 3 भी ले लिए। नीचे वाले में देखेंगे 5 बच रहा है तो 5 भी ले लिए। मतलब इसमें इसमें LCM में क्या करना है बताइए, कॉमन ले लेना है, और कॉमन का कौन सा घात लेना है, कॉमन ले लेना है और कॉमन का कौन सा घात लेना है, बड़ा घात लेना है। कौन सा घात लेना है बेटा, बड़ा घात ले लेना है कॉमन का। ठीक है, अच्छा पर बड़ा घात तो लेना है, और उसमें अभाज्य गुणनखंड का प्रत्येक 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 को ले लेना है, प्रत्येक खंड को ले लेना है अभाज्य गुणनखंड के। बात समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा HCF और ये हो जाएगा LCM। ये हो जाएगा दोनों, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो 15 चौके ये 60। तो HCF कितना हो गया 2 और LCM कितना हो गया 60। आप समझ गए, क्लियर है। देखिए हम आगे भी इस चीज़ को और देख सकते हैं, बिल्कुल सरल है, घबराना नहीं है। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा और गुणनखंड देख लेते हैं। आप ये 6 और 20 का थोड़ा छोटा था, अभी हम थोड़ा बड़े संख्याओं का गुणनखंड देख लेते हैं। तो आपको जब गुणनखंड करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखो इस बात को गौर से समझिए। चलिए मान के चलते हैं, अगर हमें किसी भी संख्या का और गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए मान के चलो एक एग्जाम्पल उठाते हैं 140, तो 140 का हमको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको किससे खंडित कर देंगे, 2 से। 2 से करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 70। फिर किससे करेंगे बेटा 2 से, तो 2 से कितना आएगा 35 35। फिर किससे कर देंगे 7 से, तो 7 से 7 पचे 35, कितना आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, क्लियर है ये बात।
तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 140 को 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये एक भाज्य संख्या था और ये एक अभाज्य गुणनखंड उसका हो गया, अभाज्य संख्या, ठीक है। यही हमारा परिमेय बोलता था फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। इसी तरह हम और भी बड़े संख्याओं का हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कुछ बड़ा संख्या ले लेते हैं, ठीक है बेटा। जैसे हम लोग देख लेते हैं कोई बड़ा सा और एक नंबर देख लेते हैं। चलिए, जैसे मान के चलो एक संख्या है 327660 32,760, ठीक है। इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, कैसे करेंगे, एक इधर दंड खींच लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड से इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो किससे करेंगे, 2 से ब्रेक किए, तो ये हो गया 2 1 2, 2 6 12 हो गया, 2 3 6, तो 1 बच गया, 2 8 16 और यहाँ 0 हो गया, ये 16,380 हो गया। फिर किसे करेंगे, अभी 2 से फिर से जाएगा, ठीक है, फिर से 2 से जाएगा 2, तो ये 2 8 16, फिर काटेंगे 2 1 2, 2 9 18 और फिर 0, फिर हम 2 से ब्रेक करेंगे। 2 से ब्रेक करें तो कितना हो गया बेटा, 2 चौके 8, तो एक जाएगा नहीं तो शून्य मान के चलेंगे, तो फिर शून्य लगा लिए यहाँ, फिर 9 को देखेंगे तो 2 1 लगा 9 18, 2 9 18 कट गया, 1 बच गया, 2 बचे 10, फिर ब्रेक करेंगे इसको। अभी 2 से तो जाएगा ना, तो 3 से देखते हैं, 9 और 4 9 14 4 18 चल जाएगा 3 से, ठीक है। 3 से हम लोग इसको भी देख लेंगे कि कौन संख्या किसी जाता है। 2 से जाने वाली संख्या कौन है बेटा, जिसके अंत में सम संख्या हो, 0 2 4 6 8 हो। 3 से कौन चला जाएगा, संख्याओं का योग चला जाएगा 3 से। 4 से कौन चला जाता है, विभाजित पूर्णता हो जाता है, जिसके अंत के 2 संख्याएं 4 से चला जाता है। 5 से कौन चला जाता है, जिसके अंत में 0 या 5 हो, ठीक है। 6 से कौन चला जाएगा, तो 2 से भी चला जाए और 3 से भी चला जाए, ठीक है। 7 से कौन चला जाएगा, उसका दूसरा मेथड है, उसको छोड़ देते हैं। 8 से जाने के लिए अंतिम के 3 संख्याएं, और 9 से जाने के लिए संख्याओं का योग अगर चला जाए तो चला जाएगा। 10 से जाने के लिए 0 होना चाहिए अंत में, तो इसको और फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर 3 से फैक्टराइज करते हैं, तो देखिए 3 1 3, 10 बज गया, 3 3 9, 1 बज गया, 3 6 18, 1 बज गया, 3 5 15, फिर इसको फैक्टराइज कर देते हैं, फिर 3 से चला जाएगा, क्योंकि अगर देखिए यहाँ 6 बन रहा है, या 6 बन रहा है, या 3 बन रहा है, तो 3 से जाता है। 3 से अगर चला जाएगा तो आपका क्या करेंगे आप भाई, 3 3 9 3 चौके 12, 4 बार में चला जाएगा 12, 1 बचेगा, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 5 15, 1 बचेगा, तो 455 हो जाएगा। फिर इसको फैक्टराइज कर देते हैं भाई, तो अंत में 5 है, 5 से चला जाएगा, 5 से चला गया तो 5 से काट देंगे, 5 से काटे तो 5 9 45 हो गया, 5 का 5 91 हो गया। फिर 91 जाता है क्या, 91 13 का पहाड़ा में होता है, तो 7 से काट देते हैं, 7 का 7 7 का 7, 7 कट गया, 21 बच गया, 7 से काटते हैं, 21 बच गया, तो 1 और 3 बच गया, 13। तो हमारा क्या संख्या आ गया बेटा, हमारा संख्या आ गया, इसको गुणनखंड किए तो आ गया। देखिए हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32760 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13। इसको अभी पावर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम लिख देंगे 2 3 बार है, 2 का पावर 3, ओके। और 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 का पावर 2, और एक बारी 5 है, एक बारी 7 है, 5 का पावर 1 हो गया, 7 का पावर घात 1 हो गया, गुना 13 का घात 1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। आप और फैक्टर ट्री भी देखेंगे, गुणनखंड ट्री देखेंगे आप इसमें अपने पेपर में, एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। तो एक ट्री बना के देगा, इसको ट्री के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बट ये खाली प्रस्तुत करने का विधि है, उसमें कोई उससे हमें कोई काम नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि गुणनखंड हमें हमेशा करना है, जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या में ब्रेक, ठीक है। क्लियर है। और इसका बहुत महत्वपूर्ण है, एक सवाल हमने HCF LCM का किया है, और इसके बाद और भी सवाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग HCF LCM में देखे थे
कि भाई गुणनखंड क्या करते हैं, एचसीएफ कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कॉमन ले लेते हैं और कॉमन का सबसे छोटा घात लेते हैं, ठीक है। और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हम निकालते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन का सबसे बड़ा घात लेते हैं और प्रत्येक खंड को ले लेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को ले लेंगे और उसका गुणन कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताइए, अगर मान के चलो कोई सी भी संख्या है, दो संख्या दी गई हो, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है। अगर कोई भी दो संख्या दी गई हो और अभाज्य गुणनखंड उसका दिया मतलब करना है, तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग ध्यान से आगे पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। क्या और इसके डीप टाइप करेंगे इसमें, और जितने भी प्रश्न आए हैं सबको हम लोग करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।